हेलो दोस्तों, टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपकी 10 यूनिट से संबंधित 20 वीडियो को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अब हर यूनिट की 2 वीडियो है। इसमें आज हम जिस यूनिट की बात करने वाले हैं वो है यूनिट 8 की दूसरी वीडियो, यानी कि सेकेंड पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसमें 25 प्रश्नों की चर्चा यहां पर होगी। पिछले वीडियोस का अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? विकल्प आपके सामने है जवान, द केरल स्टोरी, 12वीं फेल, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका 12 फेल, यानी कि 12वीं फेल इसको चुना गया है। अब ये फिल्म विनोद चोपड़ा इसके निर्देशक थे और 12 फेल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर चुना गया। ये बेसिकली एक आईपीएस अधिकारी थे जिनका नाम है मनोज कुमार शर्मा। उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित ये फिल्म है और उनकी असफलताओं के बावजूद अपनी मेहनत से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, उस पर यह आधारित स्टोरी है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है हमारा प्रश्न कि भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया? विकल्प ए कोच्चि केरल, विकल्प बी कांडला गुजरात, विकल्प सी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश या विकल्प डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसका होगा विकल्प बी, कांडला गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। और देखिए, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण के द्वारा ये कांडला बंदरगाह क्षेत्र में देश का पहला पूरी तरह से मेक इन इंडिया आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन ये आप जानते हैं कि भविष्य के स्वच्छ ईंधन के तौर पर इसको जाना जाता है, जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर या पवन के माध्यम से जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी प्रोसेस होती है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? विकल्प आपके सामने है किसान दिवस, विकल्प बी है अन्नदाता सम्मान दिवस, विकल्प सी है हरित क्रांति दिवस या विकल्प डी है सतत कृषि दिवस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सतत कृषि दिवस, यानी कि विकल्प आपका डी सही होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाया जाने का यहां पर निर्णय लिया गया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और इन्हीं की जयंती जो होती है 7 अगस्त को होती है और 7 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में यानी सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। इनके जीवन है, स्वामीनाथन का जीवन भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने और साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही समर्पित था। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है? MS स्वामीनाथन की जो जयंती 7 अगस्त की तिथि है उसको महाराष्ट्र सरकार ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों में के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विकल्प आपके सामने है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका विकल्प सी, 16 वर्ष। 16 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया ने कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसमें से कि सारे जो आपके प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि सोशल मीडिया से रिलेटेड यूट्यूब भी आता है, इस पर भी अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब ये कदम क्यों लिया गया है? क्योंकि जो बच्चे वहां पर साइबर बुलिंग के शिकार होते थे, हानिकारक कंटेंट और स्क्रीन एडिक्शन के मामले जो बढ़ रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख देश बनने जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, यानी कि जहां पर बेगर्स नहीं होंगे, किसको घोषित किया गया है? इंदौर, सूरत, मैसूर और वाराणसी। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखिए इसको घोषित किया गया है इंदौर को। इंदौर ने वहां पर कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से जो भिक्षावृत्ति है यानी कि बेगर फ्री, उसको घोषित किया गया है। वहां पर किसी भी तरह की भिक्षावृत्ति को न तो भिक्षा दी जाएगी न तो ली जाएगी। नगर निगम और जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाया था इसके लिए कि भिखारियों का पुनर्वास किया, यानी कि भीख न मांगो भाई, भिक्षा न मांगो। कौशल प्रशिक्षण उनको प्रदान किया और रोजगार के अवसरों से उनको जोड़ा। इंदौर जो पहले से ही देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इसके तौर पर भी इसकी पहचान है और सामाजिक सुधार के माध्यम से इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आगामी परीक्षा में मिल सकता है देखने को। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है? विकल्प आपके सामने है नर्मदा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी या गोदावरी नदी। तो सही जवाब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यह बनाया जा रहा है आपका ताप्ती नदी पर। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? सी सही होगा। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है, तो ये भी एक सवाल बन गया। इसके तहत ताप्ती नदी देश का पहला
और दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट यानी कि भूमिगत रूप से जल भंडारण परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। और इस तकनीकी के तहत मानसून के अतिरिक्त जो पानी होगा वो जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, जिससे कि सूखे के समय उस जल का उपयोग किया जा सकता है सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए या अन्य उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? विकल्प आपके सामने है, मंदसौर, धार, सागर या रीवा। तो देखिए ये तो फैक्ट है, सीधे तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, तो सागर जिले में ये स्थित है। विकल्प सी आपका सही होगा। अब आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को भी ध्यान में देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने अभ्यास के माध्यम से और ज्यादा पुख्ता करना चाहते हैं, तो हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच उपलब्ध है। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। इस बैच को अगर आप देखेंगे तो हिंदी में भी इसकी उपलब्धता है, अंग्रेजी माध्यम, तो माध्यम की कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी इंदौर शाखा से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में चाहते हैं तो इंदौर क्लासरूम से इसको ऑनलाइन मोड में भी ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, तो कोर्स की अवधि 70 दिन की है। 70 दिन में प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरी तरह से ये कोर्स है। इकाई 1 से लेकर यानी कि यूनिट 1 से यूनिट 10 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज, वो भी कैसे, तो नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपको हल करने की यहां पर विधि, मेथड, और साथ साथ पीवाईक्यूज के रुझान पर पूरी तरह से ये आधारित है। कुल मिला के आपकी प्रैक्टिस कैसे बेहतर हो सके, चूंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच है। अब इसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए तो 8750187501 हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, उसको फिल करिए और वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। या आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर सारे कोर्सेज की जानकारी होती है। तो वहां पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच तक आप जाएंगे, उसके सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, वहीं से आप इसको इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दुविधा हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए सागर जो जिला है वह मध्य प्रदेश सरकार ने इसी जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही नाम पर जो नया अभयारण्य है उसकी स्थापना की है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 258.64 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो वन्य जीवों का संरक्षण होगा, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में वो सहायक होगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है, उसके बाद अब चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जहां सर्वाधिक अभयारण्य के लिहाज से ये राज्य जो है फेमस है। अगला है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल व्यक्तिगत आधार पर राज्य के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। व्यक्तिगत आधार होता है एक पदानुक्रम के, मतलब एक अनुक्रम के अनुसार होता है। तो यहां पर देखिए व्यक्तिगत आधार पर पूछा जा रहा है 19वें, 23वें, 28वें, 30वें, तो व्यक्तिगत आधार पर ये होंगे आपके, विकल्प बी होगा आपका सही, यानी कि 23वें। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। और देखिए ये इस तरह से पदक्रम के अनुसार अगर देखेंगे तो 30वें पर आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो ये चौथे पे आएंगे, ये 23वें पर आएंगे। राज्यपाल जो आप जानते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सीधा सीधा फैक्ट है, अर्चना चिटनीस, रीति पाठक, कृष्णा गौर या निर्मला भूरिया। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, निर्मला भूरिया। अब निर्मला भूरिया को डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और ये कहां से संबंधित है, तो झाबुआ जिले की पेटलावद विधानसभा सीट से विधायक हैं, यानी कि यहीं से पर चुनाव जीत कर आई हैं, पेटलावद विधानसभा सीट से। महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य में लाडली बहना योजना, पोषण आहार और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अगला है, हाल ही में गठित राज्य परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? श्री मनोज श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, उमंग सिंगार या श्री राकेश सिंह। तो सही जवाब क्या है? पहला है आपका विकल्प, श्री मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है राज्य परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। 9 सितंबर 2024 ये डेट है, मध्य प्रदेश में राज्य परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के संभाग, जिले और तहसीलों की सीमाओं का पुनर्गठन करना है ताकि प्रशासनिक सुगमता को बढ़ाया जा सके। अगला है, मध्य प्रदेश के संसदीय प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। विकल्प ए है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। विकल्प बी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश से 6 महिला लोकसभा सांसद हैं। तो देखिए ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 6 लोकसभा सांसद भी सही है, तो दोनों कथन आपका सही है। तो यहां पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अब देखिए मध्य प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है और लोकसभा की और 29 सीटें जो है, क्षमा करिएगा, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब वर्तमान में लोकसभा में जो महिला सांसदों की संख्या 6 है। कौन कौन है? तो डॉक्टर लता वानखेड़े सागर लोकसभा से सांसद है, हिमाद्री सिंह शहडोल से, सावित्री ठाकुर धार से, अनीता नगर सिंह चौहान की बात करेंगे तो रतलाम से, भारती पारधी की बात करें बालाघाट से, और संध्या राय भिंड लोकसभा से सांसद है। अगला है पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्हें तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? विकल्प ए ग्वालियर, विकल्प बी भिंड, विकल्प सी मुरैना या विकल्प डी दतिया। तो सही जवाब है विकल्प बी, भिंड से पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध है। और ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक प्रतिष्ठित पैरा तैराक है। उन्होंने अपनी शारीरिक जो अक्षमता थी उसको मात दिया और इंग्लिश चैनल और साथ साथ कैटालिना चैनल जैसे कठिन समुद्री रास्तों को इन्होंने क्या किया? तैर के पार किया। और भारत सरकार द्वारा इसी संदर्भ में इनको क्या मिला? तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगला है लाडली बहना योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 10,984 करोड़, 15,984 करोड़, 5,984 करोड़ या 18,984 करोड़। तो सही विकल्प आपका विकल्प डी है, 18,984 करोड़। देखिए मध्य प्रदेश सरकार की ये सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना जो है उसके लिए जो बजट है वो कितना है? 18,984 करोड़, यानी कि एक बड़ी राशि है। इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उनको प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। अगला है रण संवाद 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? विकल्प ए खमरिया, विकल्प बी बैरसिया, विकल्प सी महू या विकल्प डी खजुराहो। सही जवाब होगा विकल्प सी महू। महू किस अन्य कारण से प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर व्याख्या देखते हैं। तो महू बेसिकली अगस्त 2025 में युद्ध कला और सैन्य रणनीतियों पर चर्चा के लिए यहां पर त्रिसेवा संवाद, जिसे कि रण संवाद 2025 नाम दिया गया है, वो यहीं पर हुआ। अब आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के महू में ही डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थित जो आर्मी वॉर कॉलेज में ये आयोजित किया गया था। और ये बेसिकली किससे संबंध है? डॉक्टर अंबेडकर से संबंध है। अब तो कमेंट करके आप बता ही सकते हैं कि कैसे संबंध है। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने भाग भी लिया था। अगला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 फिल्म निर्देशन के लिए किसे दिया जाएगा? विकल्प ए प्रसून जोशी को, विकल्प बी संजय लीला भंसाली को, विकल्प सी करण जौहर को या विकल्प डी राजकुमार हिरानी को। सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर सही जवाब विकल्प बी संजय लीला भंसाली को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 दिया जाएगा। और यह मध्य प्रदेश शासन का ही राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए संजय लीला भंसाली को दिया जाएगा, जो कि फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि क्या होती है? तो पुरस्कार राशि में 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए MPE सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, केवल नई नौकरियों की जानकारी देना है, मुफ्त इंटरनेट देना है या 500 सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल इंटरफेस प्रदान करना है? तो सही जवाब यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है MPE सेवा पोर्टल, ये बेसिकली 500 सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल इंटरफेस प्रदान करना है। विकल्प डी आपका सही होगा। अब मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस था 1 नवंबर 2025 को। इसी समय यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MPE सेवा ई सर्विसेज पोर्टल को लॉन्च किया था। अब ये नागरिकों को लाइसेंस लेना हो, परमिट लेना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी 500 सरकारी सेवाएं हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी इसी पोर्टल के जरिए वहां तक पहुंच प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश @2047 यानी @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना करने का लक्ष्य है? विकल्प ए है आपका 50 लाख करोड़, विकल्प बी 100 लाख करोड़, विकल्प सी है 250 लाख करोड़ या विकल्प डी है 500 लाख करोड़। तो देखिए जो ये मध्य प्रदेश को @2047 विजन जो है उसमें 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है, तो विकल्प सी सही होगा। अब ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जारी किया गया मध्य प्रदेश @2047 विजन, एक सवाल ये भी बनता है डॉक्यूमेंट में राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा अर्थव्यवस्था क्या थी
तो 13.6 लाख करोड़। अब इससे बढ़ाकर कितना करना है, तो 250 लाख करोड़ यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य अगले 22 वर्षों के लिए निर्धारित है, यानी कि 2047 तक के लिए। विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलन कैसे हम स्थापित कर सके, और साथ साथ मध्य प्रदेश को पूरी तरह से हम कैसे सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश विजन 2047 के तहत साक्षरता दर का लक्ष्य क्या रखा गया है। विकल्प ए 85%, विकल्प बी 90%, विकल्प सी 95% या विकल्प डी 100%। तो देखिए, मध्य प्रदेश विजन 2047 यानी 2047 तक यह कोशिश की जाएगी कि 100% यानी कि 100% विकल्प डी जो साक्षरता दर है उसको हासिल कर लिया जाए। तो यही इसका सही जवाब है, ताकि प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाया जा सके। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। विकल्प ए कृषक कल्याण वर्ष, विकल्प बी उद्योग एवं रोजगार वर्ष, विकल्प सी पर्यटन वर्ष या विकल्प डी महिला सशक्तिकरण वर्ष। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए कृषक कल्याण वर्ष के रूप में 2026 को यहां पर घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों का कल्याण है, ताकि उनकी आय बढ़े, कृषि को लाभकारी बनाया जा सके, उनका जो है हम कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी तक उनकी पहुंच हो और इसके लिए उनको प्रेरित किया जा सके। अगला है, पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। विकल्प आपके सामने है, 24 जनवरी 2021, 5 जून 2021, 15 अगस्त 2022 या 23 अगस्त 2022। तो देखिए, पंख अभियान की शुरुआत जो की गई थी वो बेसिकली की गई थी कब, 24 जनवरी 2021। विकल्प ए आपका सही होगा, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसी दिन 24 जनवरी को 2021 में पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही एक विशेष पहल है। अब इसमें पंख यानी PANKH का अर्थ क्या है, तो P से है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, A से अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, N से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, K से नॉलेज यानी कि ज्ञान, और H से हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। अगला है, अंकुर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल साक्षरता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण या खेल प्रोत्साहन। सही जवाब क्या है, तो अंकुर का यहां पर वृक्षारोपण से कनेक्शन है, बी विकल्प आपका यहां पर सही होगा। देखिए, 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस को मुख्यमंत्री द्वारा अंकुर कार्यक्रम शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम के तहत ही नागरिकों को वायुदूत ऐप, ये भी याद रखेंगे, इसके माध्यम से वृक्षारोपण करने और उसकी फोटो अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जो चयनित लोग होते हैं, इसमें जो चयनित किए जाते हैं, उनको प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए। यह सीधा सीधा कनेक्शन इसका किससे है, इसका वृक्षारोपण से है। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। तो विकल्प यहां पर सी सही होगा, भोपाल। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया। अब ये 11 से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ वर्ष 2025 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो मध्य प्रदेश को पर्यटन, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष, अब हर साल इस तिथि को यानी 11 से 13 अक्टूबर को भोपाल में स्मार्ट का आयोजन किया जाएगा नियमित रूप से। अगला है, नर्मदा क्रूज परियोजना। इसके तहत यात्रा कहां से कहां तक संचालित होगी। ओंकारेश्वर से महेश्वर तक, मेघनाथ घाट से केवड़िया तक, भेड़ाघाट से नर्मदापुरम तक, अमरकंटक से भरूच तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसका सही जवाब है विकल्प बी, मेघनाथ घाट से केवड़िया तक, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने मिलकर ही नर्मदा क्रूज परियोजना की शुरुआत की है, और इसकी लंबाई 120 किलोमीटर होने वाली है। तो ये क्रूज यात्रा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध के मेघनाथ घाट से लेकर गुजरात के केवड़िया यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक संचालित होगी, और इसकी लंबाई 120 किलोमीटर तक होगी, और इससे राज्य का पहला अंतर प्रांतीय जलमार्ग भी माना जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है। 5%, 9%, 15% या 20%। सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि 9% हिस्सा है। अब इसको टारगेट ये रखा गया है कि इसको बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य है, ताकि किसानों की आय भी बढ़े, राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव भी लाए। लेकिन वर्तमान आंकड़े की बात करेंगे तो वो भारत का जो कुल दुग्ध उत्पादन है उसमें से 9% ही है मध्य प्रदेश का इसमें योगदान जो है। मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है और पशु नस्लों में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खंडवा जिले के किस स्थान पर
386 करोड़ के निवेश से रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। मेघनाथ घाट, नजरपुरा आइलैंड, हनुमंतिया, ओंकारेश्वर। तो सही जवाब है विकल्प बी, नजरपुरा आइलैंड इसका सही जवाब है। यहां पर जल पर्यटन के विकास करने के लिए खंडवा जिले के नजरपुरा आइलैंड का चयन किया गया है और 386 करोड़ रुपए का यहां पर इन्वेस्ट करके सांची प्रोजेक्ट के साथ एक लग्जरी रिसोर्ट भी बनाया जा रहा है। हनुमंतिया सफल जल महोत्सव के बाद नजरपुरा एक नया पर्यटन गंतव्य भी बनेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आगे आपके लिए और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ विस्तृत तरीके से करना चाहते हैं, ठीक से करना चाहते हैं, अगर आप आगामी परीक्षा को टारगेट करते हैं, तो आपके लिए हमारा एक बेहतरीन कोर्स ये है कि आप हमारे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए। इस फाउंडेशन कोर्स में हर एक कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाते हुए पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड ये हमारा कोर्स होता है। इसमें आप ऑफलाइन मोड से चाहे तो इंदौर शाखा से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की उपलब्धता है। ऑनलाइन मोड में भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर 500 प्लस कक्षाएं आपको मिलती हैं। उसको 2 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ साथ 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिलती है, ऑनलाइन माध्यम में ही होता है ये टेस्ट आपका। और आपको बता दें कि इससे भी ज्यादा आप जानकारी अगर चाहते हैं तो 87501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल करिए, आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ पूछी जाएगी, उससे भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। साथ साथ अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए सीधे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, उसमें सर्च करिए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के सारे फीचर्स मिलेंगे वहां पर। इस कोर्स को अगर लेना है तो उसका ऑप्शन मिलेगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। फिर भी आपको अगर कोई दुविधा है तो आप ये नंबर याद रखिए 87501 इस पर कॉल करिए। इस पर कॉल करने के बाद आपकी सारी दुविधा दूर होगी। अभी तक पुराने एपिसोड अगर अभी तक नहीं देख पाए आप तो जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपकी आगामी परीक्षा बेहतर हो, आपको सफलता मिले, इस कामना के साथ लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।